सीडीपी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने सीडीपी में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर 4 यानी अधिगम के बारे में स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके डीएलएड की या बीएड की परीक्षा के लिए बल्कि सीटेट के लिए भी। यानी कि इसको आप कह सकते हो कि बैकबोन है ये आपके सीडीपी का बैकबोन है। इसी चैप्टर को समझने के लिए ही आपने शुरू के 3 चैप्टर समझे थे, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो अधिगम, अगर आप इसको ब्रेक करके देखें तो अधि प्लस गम है। अधि यानी कि आपके अधीन, गम यानी कि जाना, यानी कि कोई चीज़ जो आपके माइंड में चली गई है, आपके अधीन हो गई है, यानी कि सीखना, लर्निंग। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ जरूर अनुभव करता है और इन अनुभवों से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। समायोजन की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन होता रहता है। यानी कि आप जैसे जैसे सीखना क्या है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, यानी कि चेंज इन बिहेवियर। अगर पूछे कोई कि सीखना क्या है, तो सीखना चेंज इन बिहेवियर है। यानी कि आप दिन भर में जो भी चीज़ें अनुभव करते हो उनके बेस पर आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को सीखना कहते हैं। अब इस बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है, जैसे कि क्रो एवं क्रो, इनका कथन इम्पॉर्टेंट है। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना जाता है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मर्फी के अनुसार, मर्फी का इम्पॉर्टेंट है, अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। यानी कि आपके बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है और आपकी सोच में भी बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाएं अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी कि कोई नई चीज़, कुछ नया एक्शन आप करना सीख जा रहे हो, कोई नई कला है, कोई नया एक्शन है जिसको आप करना सीख जा रहे हो, तो उसको ही आप अधिगम कहोगे। अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, आप पूरे लाइफ सीखते रहते हो। सीखना परिवर्तन है, यानी कि आपके व्यवहार में, आपके दृष्टिकोण में बदलाव होता है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि आप किसी से भी सीख सकते हो। जैसे कि आपने कविता पढ़ी होगी बचपन में कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ठीक है, यानी कि आप किसी से भी, अपने पर्यावरण में भी, आसपास के लोगों से भी, छोटे से बड़े से, हर किसी से आप सीख सकते हो और ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सीखना समायोजन है, यानी कि आपके व्यवहार में एडजस्टमेंट करना ही सीखना है। सीखना विकास है, यानी कि जब आप सीखते हो तो उससे आपका शारीरिक मानसिक विकास होता है। सीखना मतलब नया कार्य करना। सीखना मतलब अनुभवों का संगठन, क्योंकि आप अनुभव के बेस पर ही व्यवहार में परिवर्तन करते हो। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि सीखना किसी पर्पस के लिए होता है। सपोज़ कि आप कोई है जो स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो उसका पर्पस कहीं ना कहीं आना जाना होगा या सुविधा होगी। इसी तरह से सीखना नया कार्य करना है, यानी कि अभी आपको स्कूटी चलाने नहीं आ रही थी, अब आपने सीख लिया, तो आपने क्या किया, एक नया कार्य सीख लिया है, नया कार्य, और उससे आपका विकास भी हुआ, आपके मसल्स डेवलप हो गए, आपकी एक स्किल डेवलप हो गई, आपने समायोजन किया, कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीखना विवेकपूर्ण होता है, यानी सीखने के लिए आपको अपने माइंड को, बॉडी को, सबको कंट्रोल में रख के बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सीखना सक्रिय क्रिया है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि सोते सोते कोई चीज़ सीख लोगे, आपको उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। सीखना खोज है, वास्तविक सीखना, यानी कि वास्तविक सीख क्या है, किसी बात की खोज करना है। जैसे कोई बच्चा हो, ठीक है, अब मान लो आपने उसको मना किया कि गर्म तवे को मत छुओ, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन एक बार जब उसने उसको छू दिया होगा और वो जल गया, तो अब वो उसका सीखना क्या है, अब उसके अनुभव के बेस पर है। यानी कि उसने अनुभव कर लिया कि गर्म तवे को छूने से हम जल जाते हैं, उसने अनुभव से सीख लिया और उसने एक खोज की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये इम्पोर्टेंट है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि हमने देखा कि अधिगम भी एक प्रकार से विकास की ही क्रिया है, तो विकास में जो जो चीज़ें
उपयोगी होंगी वही सेम आपकी अधिगम में भी होंगी। यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है सीखने में। अगर कोई बच्चा बीमार है, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से, तो उसका अधिगम प्रभावित होगा। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, एज के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सिखानी होती हैं। अब कोई बच्चा जो कि अभी पहली या दूसरी क्लास में है, ठीक है, आप उसको कैलकुलस सिखा दो तो वो थोड़ी सीख पाएगा। आप उसको प्राइमरी प्रेप के बच्चे को यानी नर्सरी के बच्चे को आप टेबल थोड़ी सिखाओगे। यानी कि जितना बच्चे का माइंड डेवलप हुआ है, जितना वो मैच्योर हो चुका है, उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें सिखानी चाहिए। स्लैकवेडर के अनुसार परिपक्वता मूलतः आंतरिक संशोधन की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तन के कारण ही निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग होता है। यानी कि अभी बच्चा बैठने के लायक नहीं है तो आप उसको चलना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी पेशियाँ अभी उसके लिए डेवलप नहीं हैं। अब इसी तरह से शारीरिक बात हो गई, और से मानसिक रूप से भी अगर वो परिपक्व नहीं है तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा। इसीलिए हम क्लास बाय क्लास नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं। यानी कि आप अगर क्लास 6 की, 7th की और 8th की बुक उठा करके देखो तो लगभग तीनों में चैप्टर सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ किया जाता है मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उसमें सीखने की इच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर हो, कितनी भी अच्छी विधि का उपयोग कर लें। यानी कि क्योंकि सीखना एक एक्टिव क्रिया है। अभी हमने देखा ऊपर ही, आपका माइंड एक्टिव तभी होगा जब आपकी उस काम के प्रति रुचि होगी। तो सीखने की इच्छा अधिगम का एक अनिवार्य घटक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा, अधिगम में प्रेरकों की भूमिका भी बहुत होती है। यानी कि मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसका, इसके अंदर क्या निहित है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। अभी हमने देखा कि सीखना कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। जब कोई उद्देश्य होगा तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। यानी कि आप डीएलएड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सीडीपी, आपको सीडीपी पढ़ने का मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आपको प्रॉफिट पता हो कि आप इसको पढ़ के आगे फिर आपको जॉब मिल सकती है। आपके लिए जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ने से कोई प्रॉफिट ही ना हो तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे, कि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी अगर हम अनंत अंबानी को बोलें कि आप बैठो सीडीपी पढ़ लो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो क्या लगता है वो पढ़ेंगे? नहीं ना। तो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रुचि भी डेवलप होती है किसी भी काम को सीखने के प्रति। नेक्स्ट है विषय सामग्री और उसका स्वरूप। यानी कि जो सीखने की क्रिया है उसमें विषय सामग्री का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आजकल टीएलएम पे बहुत फोकस किया जाता है, यानी टीचर्स लर्निंग मटेरियल। यानी कि कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाते हुए बच्चे को पढ़ाना कि जिससे उसका और भी ज़्यादा माइंड पढ़ने में लगे। नेक्स्ट है वातावरण। अब अगर आपके आसपास शोरगुल हो रहा हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आपको अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो भी आपकी पढ़ाई की क्षमता यानी अधिगम की क्षमता प्रभावित होगी। अच्छा, कुछ लोग मान लो कि कह दें कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अंधेरे में भी पढ़ लूँगा, कम लाइट में, मैं शोरगुल में भी मेरी एकाग्रता है। अच्छा, अब बताओ आप पढ़ने बैठे हो और वहाँ पर आग लग जाए तो क्या आप तब भी पढ़ोगे बैठ के? नहीं ना। आप पढ़ रहे हो, भूकंप आ जाए तो क्या तब भी पढ़ोगे? नहीं ना। यानी कि एक वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वातावरण होना चाहिए। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि नर्सरी के बच्चे होते हैं, आप उनके क्लासरूम को देखना कितना डेकोरेटेड होता है। कार्टून्स बने होते हैं, ABCD लिखा होता है, वो भी बहुत फ़नी वे में, यानी कि बहुत सारा वो माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसी तरह से आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको वैसा माहौल मिलता है। यानी कि आप लाइब्रेरी में जितना अच्छा पढ़ पाते हो आप घर में इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। क्यों? सिर्फ माहौल की वजह से, वातावरण की वजह से। और एक बात कि अभी हमने देखा कि अधिगम एक विकास है। यानी कि अधिगम क्या है? ये भी एक प्रकार से विकास है।
विकास से ही प्रभावित होता है। और हमने पढ़ा था कि विकास की क्रिया किससे प्रभावित होती है। हमने विकास का फॉर्मूला देखा था, जेनेटिक गुडे एटमॉस्फेयर, यानी कि विकास की क्रिया में एटमॉस्फेयर एक महत्वपूर्ण घटक था। तो जाहिर सी बात है अधिगम में भी वातावरण का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। नेक्स्ट है अधिगम का समय एवं थकान। अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर के थके हुए आए हैं तो फिर आप उस समय आपकी बॉडी आराम चाहेगी, आपका माइंड भी आराम चाहेगा। ऐसे समय में आप इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी। इसीलिए आपने देखा होगा क्लासरूम में जो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब टाइम टेबल ऐसे सेट किया जाता है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा सा माइंड पे ज़्यादा फोकस करने वाला है तो दूसरा वाला थोड़ा सिंपल होगा। मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कि आपका पहला अगर पीरियड मैथ का है तो दूसरा जस्ट साइंस का हो, ऐसा नहीं होता। मैथ है तो दूसरा फिर थोड़ा सा इंग्लिश हो सकता है या फिर हिंदी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। इसके अलावा मैथ या साइंस जैसे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रखे जाते हैं, यानी कि छुट्टी के समय में आपने, जैसे कि अभी आप बिहार में भी देख लो, तो जो प्राइमरी स्कूल हैं तो उसमें लास्ट का जो पीरियड है वो गेम का रखा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट का पीरियड गेम का रखा गया है, क्योंकि बच्चा जब थक गया है अब उसको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आपको जो टफ़ या ज़्यादा माइंड वर्किंग वाले सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि अधिगम की क्रिया समय और थकान से भी प्रभावित होती है। अगर व्यक्ति थका है तो सीखने की क्रिया मंद हो सकती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है थकान का अनुभव होता है और सीखने की क्रिया मंद होने लगती है। नेक्स्ट है, और इसी के लिए फिर बीच में आपको लंच का पीरियड भी दिया जाता है, यानी कि लंच दिया जाता है ताकि आपको रेस्ट मिले। सीखने की विधि, यानी कि जो मेथड है वो भी अगर इंटरेस्टिंग है तो थकान कम लगेगी। अगर बोरिंग है, केवल टीचर अपने आप को ही डोमिनेट किया हुआ है, केवल टीचर बताया जा रहा है, आप केवल सुन रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है कक्षा में, तो आपके जो सीखने की विधि है इससे भी सीखने की क्रिया प्रभावित होगी। इसी वजह से बच्चों से क्वेश्चंस पूछना इम्पॉर्टेंट होता है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट बना रहे। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बातें किस पर प्रभावित होती हैं? अध्यापक पे। यानी कि अध्यापक, अगर आपको सारा माहौल मिल जाए लेकिन आप अध्यापक ही उस प्रकार से नहीं पढ़ा रहा है, आप में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, टीएलएम का यूज़ नहीं कर रहा है, उसके बताने का तरीका अच्छा नहीं है, तो आप नहीं सीख पाओगे। अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान कैसा है? सर्वोपरि होता है। अध्यापक की योग्यता, व्यक्तित्व, आचरण आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि आप बच्चों को भी, इवन प्राइमरी हो या प्री प्राइमरी हो, उनको भी पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे सिद्धांत देखेंगे। जो सिद्धांत होंगे वही बेस हैं, आपके सीटेट में भर भर के सिद्धांत पूछे जाते हैं। और वही जो मैं बोल रही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको बताने के लिए ही आप अभी तक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो इसके जस्ट नेक्स्ट ही है। उसे सीखने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में उन्हीं सिद्धांत को देख रहे हैं कि पहला क्या है, करके सीखना। यानी कि आप कोई काम अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको सीख जाते हैं। यही कारण है कि जो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, क्योंकि करके सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है। और आजकल सभी सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं ताकि बच्चा उन चीज़ों को करके सीखे। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय इमिटेशन। आपने देखा होगा छोटे बच्चे मम्मी पापा के या भाई बहनों की क्या करते हैं, नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं। तो नकल करके भी वो क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि नकल के द्वारा भी आप उस, वैसे चीटिंग वाली नकल की बात नहीं कर रही हूँ, नकल का मतलब इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन यानी कि आप जैसा सामने वाला कोई काम कर रहा है आप वैसा ही देख के सीख जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग, यानी कि खाना बनाना, ये क्रिया आप इमिटेशन के थ्रू सीख सकते हो। नेक्स्ट है निरीक्षण करके सीखना, यानी कि चीज़ों को बहुत से लोग हैं करते भी नहीं हैं और नकल भी नहीं कर रहे, लेकिन उनका माइंड उन चीज़ों की नकल कर रहा है। वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करके भी आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। जिस वस्तु का बालक निरीक्षण करता है उसके बारे में शीघ्र और स्थायी अधिगम होता है।
इसका कारण ये है कि निरीक्षण करते समय वस्तु को वो छूते हैं, प्रयोग करते हैं, विषय में वो चर्चा लेते हैं। इस प्रकार वे इस कार्य में अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप मन मस्तिष्क में अमुक वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। परीक्षण करके सीखना यानी लर्निंग बाय टेस्टिंग, जैसा कि केमिस्ट्री में होता है। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, ग्रुप एक्टिविटीज़, आजकल की शिक्षा में ग्रुप एक्टिविटीज़ का बहुत रोल है। ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर ग्रुप डिस्कशन, इसमें आप थोड़ा थोड़ा किसी एक बच्चे ने कुछ आपको बताया, दूसरे से आपको थोड़ी नॉलेज मिली, तीसरे से, यानी कि डिस्कशन के थ्रू या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप सीखते हो। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सम्मेलन, विचार गोष्ठी, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, फिर है वर्कशॉप विधि और समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग। अब यहाँ से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या बैकबोन है, जो आपका बैकबोन है सीडीपी का, वो स्टार्ट हो गया है और रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी है, यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है। अधिगम के नियम यानी लॉज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। दो नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब मुख्य के भी जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे और गौड़ के भी देखेंगे। अधिगम के मुख्य नियम 3 हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उसके बाद प्रभाव का नियम। सबसे पहले तत्परता का नियम, यानी कि हमने क्या देखा था कि बच्चा तभी सीखता है जब उसकी रुचि होती है और उसमें क्या होता है? मोटिवेशन होता है। उसी से रिलेटेड है ये तत्परता का नियम, यानी कि बच्चा जब किसी काम को सीखने के लिए रेडी होगा, तत्पर होगा, तभी उस काम को सीख पाएगा। ये कथन भाटिया का है। तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना। भाटिया ने क्या कहा है? तत्पर होना यानी कार्य को आधा कर लेना, यानी किसी काम को अगर आप सीखने का मन बना लेते हैं, तैयार हो जाते हैं मेंटली, तो आधा तो आपने तभी सीख लिया। ये कथन भाटिया का है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, यानी कि हमने ऊपर अभी क्या देखा? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसी को यहाँ पे नियम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने क्या बोला है? अभ्यास का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उससे संबंध स्थापित हो जाता है। कई बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है और इससे कुशलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप इतना नहीं सीखते, लेकिन जब आप रिलेटेड एक्सरसाइज लगा लेते हो, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, तो फिर वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाना। आप करते करते ये काम क्या करते हो? जितना आपका अभ्यास होगा आप सीख जाते हो। या आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मुझे फ़लाने काम में इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? कि उसने इतने साल उस काम को रिपीट किया है। जितना रिपीट किया होगा उसकी एक्सरसाइज, उसका अभ्यास उतना ही हुआ होगा और वो उस काम में उतना ही दक्ष हो गया होगा। हिलगार्ड एवं बायर ने बताया है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। इस नियम में उपयोग का नियम और अनुपयोग के नियम के रूप में 2 उपनियम भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक्सरसाइज करने से क्यों आप सीख जाते हो? क्योंकि आपका जो उद्दीपक होता है, जो बताता है, यानी कैटलिस्ट होता है, किसी कार्य को करने के लिए आप सोचते हो और जो क्रिया करते हो, फिर दोनों इतना रिपीट करते हो कि दोनों में क्या हो जाता है? संबंध बन जाता है। नेक्स्ट है यानी कि वो आदत बन जाती है। आपने देखा होगा ना, जिस काम को करने की आपकी आदत हो, फिर आप, अभी हमने देखा कि सीखना कैसी क्रिया है? एक्टिव क्रिया है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सीख जाते हो कि वो आपके अवचेतन मन में चला जाए, फिर आप एक्टिव नहीं हो तब भी उस काम को कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल औरतें टीवी देखते देखते सब्जी काट लेती हैं, उनके हाथ नहीं कटते क्योंकि उनकी बॉडी को भी उसकी एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, तो आपको अब उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए कि कैसे ब्रश करना है। आपने इतना किया है कि वो आपके अवचेतन मन में चली गई है। तो जब आप किसी चीज़ की इतनी एक्सरसाइज कर लेते हो कि वो आपकी आदत बन जाए, आदत के रूप में शुमार हो जाए, तो फिर वो आप उस कार्य में क्या हो जाते हो? दक्ष हो जाते हो। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि आपको कार्य करने का मन तभी करेगा जब आपको उसका रिजल्ट मिले। कोई कार्य आप बच्चों पे भी देखोगे, यानी कि आप खुद पे भी देख सकते हो। आप कोई काम सीखते हो और उसका आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आपका और उस काम को करने का मन लगता है।
और अगर आपको रिलेटेड रिजल्ट ना मिले तो एक टाइम के बाद आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, उस काम को छोड़ दोगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है तो कार्य बार बार करने की इच्छा होती है। यही कारण है कि बच्चों को रिवार्ड्स, यानी कि हम जो क्लैपिंग करवाते हैं, बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, हम उसको एज अ रिवार्ड देते हैं, प्राइज़ देते हैं। इन सब का कारण क्या है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ जाए कि उसका कुछ उसको अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है तो कार्य करने की इच्छा बार बार होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को सुख और चैन प्राप्त होता है। जब उसको सुख चैन प्राप्त होगा तो उस कार्य को वो फिर करेगा और नतीजा उसमें क्या होता जाएगा, वो प्रगाढ़ होता जाएगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है। ये कथन इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है, तो आप क्या बोलेंगे, क्रो एवं क्रो। वैसे भी कुछ नाम है जो आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं, जैसे क्रो एंड क्रो हैं, वुडवर्थ हैं। ठीक है, ये सारे जिन्होंने कथन बार बार दिए हुए हैं, आपको ये 2-4 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है अधिगम के गॉड नियम, यानी सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, जो प्राइमरी लॉ पर बेस्ड हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपने अभी जितना पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।